जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम को लेकर आया हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम लोग किरचॉफ के नियमों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम। अब प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, ध्यान से समझिएगा, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि ज्वाइंट, तो देखिए विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर जो संधि होंगे, मान लीजिए यहाँ पर संधि है, कोई विद्युत परिपथ का ये क्या है, संधि माने जंक्शन पॉइंट है, ज्वाइंट वाला पॉइंट है, ज्वाइंट का बिंदु है, संधि का बिंदु है। तो किसी भी संधि पर ना, यानी विद्युत परिपथ किसको बोलते हैं, जहां से जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा चलती है, यानी प्रवाहित होती है, जहां से विद्युत धारा आती और जाती है, मतलब प्रवाहित होती है, उस रास्ते से होकर गुजरती है, उसी के रास्ता को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो यानी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, संधि मतलब जॉइंट पर ना, मिलने वाली समस्त विद्युत धाराएं, देखिए यहाँ I1 धारा यहाँ पर आके मिल रही है, इस पॉइंट का मान लीजिए O नाम रख दिए। तो ध्यान से देखिए I1 धारा यहाँ पर O पर मिल गया, I2 धारा O पर मिल गया, I3 धारा O पर मिल गया, और जो I4 धारा है वो I से ही होकर आ रहा है, यानी मिला तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं वो मिला होगा, ज्वाइंट हुए होंगे, तब ये गया एगो इधर आ रहा है, यानी ये संधि है। तो देखिए I3 धारा, I1 धारा, I2 धारा और I3 धारा ऊपर मिला है। उसी तरह से I4 धारा निकल चुकी है, यानी मिला तो जरूर होगा, तब तो निकली है वहां पर, यहाँ तो जब कभी ना कभी तो जरूर होगा, यहाँ से धारा आई होगी तब तो गई होगी, यानी वहां पर कहीं ना कहीं वो मिला होगा। तो मिलने वाले जो भी समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। इसको हम लोग दूसरा तरीका से समझते हैं। इनका कहने का मतलब था कि जो धाराएं आप ला रहे हैं, यहाँ पर जो धारा, जैसे I1 धारा ला रहे हैं तो आप यहाँ पर I1 धारा पहले लिखिए, यानी I1 धारा, और देखिए I2 धारा समान दिशा है इसकी, तो I2 धारा लिख लीजिए, I2 धारा हो गया प्लस I3 धारा। अब देखिए यहाँ से होकर जाने वाली जो धाराएं हैं, जाने वाली धाराएं, तो इसका नाम क्या है, I4। लेकिन ये देखिए इसकी डायरेक्शन अलग है, दिशा अलग है, तो दिशा अलग है तो क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह अलग लगा देंगे। वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। देखिए संधि की तरफ ये आने वाली धारा का चिन्ह है, तो देखिए O की तरफ क्या है, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है, यानी आने वाली जो धाराएं हैं उनको धनात्मक मान लेना है। संधि की ओर देखिए O की ओर आ रहा है, तो आने वाली धाराओं का मान क्या माने हम लोग, धनात्मक यानी प्लस माने हैं, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो देखिए संधि O से देखिए दूर जा रहा है, यानी I4, इसको क्या मानेंगे हम लोग, निगेटिव मानेंगे, यानी माइनस लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, I माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 का बीजगणितीय योग, यहाँ पर 6 लिख लीजिएगा। इसका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह भी आपका संधि का ही नियम है। इसको यहाँ पर ऐसे लिखा गया। बीजगणितीय का मतलब ही क्या होता है, आई, देखिए सब में आई ही तो है, चाहे आने वाली धारा है चाहे जाने वाली विद्युत धारा है, नाम तो विद्युत धारा ही तो है, तो विद्युत धारा रहेगा तो आई है, यानी समस्त आई का देखिए जोड़, ये भी जोड़ सब जोड़ है, तो सबका जोड़ को हम लोग एक सिग्मा एक साथ लिख सकते हैं। तो जितने भी धारा होंगे I1 I2 जो भी धारा होंगे, तो आई है धारा, तो विद्युत धारा आई ही होता है। तो आई का बीजगणितीय योग को सिग्मा द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो आई का सिग्मा ना, यानी सिग्मा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होता है। इनका कहने का मतलब था, फिर से समझ लीजिए कि किसी संधि पर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है यहाँ पर, वो कितना होता है, 0 होता है, शून्य होता है। इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका से क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, कि जो किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराएं, ध्यान से समझिए, आने वाली विद्युत धाराएं और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का मान हमेशा बराबर होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली जितने भी विद्युत धाराएं होंगी और संधि से दूर जाने वाली जितनी विद्युत धाराएं होंगी, उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा, बराबर होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होगी। इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एग्जांपल से पहले विद्युत धारा को ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, I1 है, तो आप I1 लिखें, यहाँ देखिए I2 है तो I2 लिखिए और I3 लिखिए। अब ये मैंने जो कहा है, तो आने वाली जो विद्युत धाराएं होंगी वो जाने वाले धाराओं के बराबर होगा। तो जाने वाले धाराओं को क्या लिख सकते हैं, देखिए I4, तो I4, I5
और I6 इस तरह से। अब सबको इधर लाइएगा, देखिए सबको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 और सबका सिंबल बदल जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 बराबर, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। देखिए नियम प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यानी I1 I2 जो भी है ये वाला साइड सबका कितना मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि किसी संधि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली जितने भी धाराएं होंगी और जाने वाली जितने धाराएं होंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा, मैंने नॉर्मल मैथ ना, वो बराबर होगा। जोड़ मतलब योग मतलब टोटल, आने वाले जितने होंगे और जाने वाले टोटल जितने होंगे वे आपस में क्या होते हैं, विद्युत धाराएं बराबर होती हैं। इसको आप यहाँ से समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नली था, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से मान लीजिए कि एक नली से पाइप आया, मतलब सॉरी पानी आया, एक पाइप से पानी आया, एक और पाइप से पानी आया और एक और पाइप से पानी आया, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये पाइप इधर लगाया, इधर मैंने कितना पाइप लगाया, 2 पाइप लगाया। ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, ये तीसरा पाइप है। सपोज दैट कि पाइप 1 है, पाइप 2 है और पाइप 3 से पानी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। और इसमें क्या किए हैं इस मशीन में कि 2 पाइप इधर फिट कर दिए हैं। तो क्या होगा कि देखिए I1 मतलब सॉरी पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप से यहाँ पर पानी आई और 2 पाइप यहाँ जोड़े, मान लीजिए चौथा पाइप है और यह है 5वां पाइप, तो कितना पानी निकलेगा। अरे भैया जितना पानी यहाँ आएगा उतना ही पानी तो इसमें से निकलेगा, यानी आने वाली पानी और यहाँ से जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। वही तो यहाँ पर संधि का नियम कहता है कि आने वाले जितने धारा होंगे वे जाने वाले धाराओं के बराबर होंगे। बस यही इनका कहना था, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, देने का तरीका, नियम को देने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बात तो वही हो जा रही है कि जितना मतलब जितना लड्डू आपके पास यहाँ पर आया उतना ही लड्डू तो बांट सकते हैं। कहाँ से लाइएगा, अगर आपके पास लड्डू ही नहीं है, 100 लड्डू वहाँ से आया है तो 100 लड्डू को ही तो बांटिएगा ना। तो 100 लड्डू को अगर 200 लेकर है तो क्या कीजिएगा, 100 लड्डू या को ना बांटिएगा, भले आधा आधा बांटिएगा सबको, लेकिन 100 लड्डू को तो सबके पास दीजिएगा। वही यहाँ पर ये कहते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगी। तो अब हम लोग संधि का नियम अच्छी तरह से शायद आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम को देखते हैं। तो देखिए किरचॉफ के दूसरा नियम को बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास मतलब क्या होता है, डब्बा बंद, क्लोज फिगर को हम लोग बंद पास कहते हैं। शायद आपको समझ में आती होगी। बंद मतलब क्या होता है, चारों बगल से बंद होनी चाहिए, तो चारों बगल से बंद, उसी को हम बंद पास, पास मतलब लूप समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए। तो बंद पास का नियम कहते हैं और इसी को वोल्टता या विभव का नियम भी कहते हैं। अब वोल्टता और विभव का नियम क्यों कहते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए बंद पास का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में सर्किट जिस रास्ता से होकर विद्युत धारा जाती है उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के जितने भी बंद पास होंगे, इसमें कितने बंद पास हैं, एगो देखिए बंद पास मतलब चारों बगल से बंद चीज, उसको बंद पास कहेंगे। इसमें क्या बंद पास है, 2 गो ना, देखिए एगो ये वाला है, ये वाला इसको नंबर 1 दे दिए हैं और ये वाला देख लीजिए ये क्या है, नंबर 2 इसको दे दिए हैं, 2 गो बंद पास है। तो इसमें हम 2 बंद पास दिए, आप 10, 20, 100, 500 ले लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग लीजिएगा 2 गो। एग्जाम में प्रूव करने के लिए ज़्यादा नहीं लेना है, समय नहीं मिलेगी। देखिए किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, विभिन्न माने जितने भी बंद पास होंगे उसमें जाने वाले जो विद्युत धाराएं होंगी, यानी होने वाली विद्युत धाराएं। तो देखिए पहला बंद पास में कौन कौन विद्युत धारा है, I और मतलब I1 है और I2 है विद्युत धारा। तो जितने भी बंद पास होंगे विद्युत धारा, तो देखिए I1 इसमें विद्युत धारा प्रत्येक इस बंद पास में विद्युत धारा मान लीजिए I है, अभी I मान लेते हैं, आगे हम बताएंगे कि जितने विद्युत धाराएं होती हैं, कई गो विद्युत धारा है। तो देखिए एगो I है और एगो I2 है, 2 विद्युत धारा है। तो विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध माने R1 R2 जो भी है, लेकिन R संगत प्रतिरोध तो R है, तो संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, तो देखिए गुणनफल लिखेंगे ना, I गुने R लिखेंगे नहीं, लिखे हैं I गुने R का बीजगणितीय योग। बीजगणित का सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है। तो आप यहाँ पर सिग्मा इस तरह से लिख लीजिए, उनके अनुसार लिख रहे हैं, हम लोग अभी अपने अनुसार निकालेंगे। तो क्या था कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध माने यार का गुणनफल मैंने देखिए कोई चीज नहीं तो गुना है, तो गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो बीजगणित को सिग्मा द्वारा दिखाते हैं, यानी सिग्मा IR बीजगणितीय योग ना उस बंद पास में लगे, तो बंद पास में लगे जितने भी जो बंद पास होंगे उसमें लगल माने मिलल लगे सभी विद्युत वाहक बलों
यानी विद्युत वाहक बलों यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीजगणितीय योग। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कई गो विद्युत वाहक बल लगल है, एगो देखिए E1 यहाँ पर है और एगो E यहाँ है, तो मैंने E1 है चाहे E2 है, ये ना है। तो जो विद्युत वाहक बल होंगे बलों के बीजगणितीय योग यानी विद्युत वाहक बल को हम लोग ई मान लेते हैं, तो बीजगणितीय योग को हम लोग सिग्मा दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इनका कहने का मतलब क्या था कि किसी विद्युत परिपथ जो विद्युत सर्किट होंगे उसमें लगे जितने बंद पास जितने होंगे उसमें लगे विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी और संगत जो प्रतिरोध होगा उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो विद्युत वाहक बल होंगे जो E होगा उसका बीजगणितीय योग माने सिग्मा के बराबर होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इस पूरा चीज को बोल सकते हैं। जिस मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? किसी बंद पास में या किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली समस्त विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विभिन्न भागों में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही क्या था? बंद पास का नियम था, वोल्टता का नियम था, विभव का नियम था। इसी को किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किरचॉफ का नियम होता क्या है। अब हम लोग किरचॉफ का नियम को तो देख लिए, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि भाई किरचॉफ का नियम तो ये कह रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि देखिए संधि की ओर जाने वाली विद्युत धारा कैसी होती है? धनात्मक यानी प्लस लेते हैं और ये तो ऋणात्मक होती है, तब बीजगणितीय योग बराबर कैसे हो गया? उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं, इसके अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बंद पास 1 के लिए देखते हैं। यदि बंद पास दिख रहा है उसके लिए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? बंद पास 1 के लिए हम लोग बंद पास 1 के लिए देखते हैं। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या उनका कहना था कि जो विद्युत प्रत्येक बंद पास रहेंगे उसमें विद्युत धारा और जो प्रतिरोध होगा उनका गुणनफल लेना है। संगत प्रतिरोधों का गुणनफल ही तो लेना है। इसके अकॉर्डिंग देखिए संगत प्रतिरोधों का गुणनफल ही तो लेना है। तो I और R1, I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध है? R1 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? I1 R1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए I1 और R1 ले लिए। अब यहाँ से देखिए विद्युत धारा गई, लेकिन ध्यान से देखिएगा एक विद्युत धारा आ रही है और यहाँ पर मिल रही है। एक विद्युत धारा का मान क्या है? इधर है। दोनों देखिए विद्युत धारा अलग अलग डायरेक्शन में है। एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ आके मिल जा रही है। दोनों विद्युत धारा आपस में मिल जा रही हैं। तो एगो उधर से आ रही है तो एगो इधर से आ रही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते तब तो दोनों का चिन्ह समान होता, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। एक देखिए इधर आके देखिए, ये ऐसे जब तीर गया था तो इधर के तीर लग जाना चाहिए था, ऐसे करके इधर के तीर लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर इसमें देखिए तीर का निशान अलग डायरेक्शन में है। एक एने से तीर लगा है, देखिए एक पूरा विद्युत परिपथ नहीं बन पा रहा है, मतलब पूरी अच्छी तरह से ये लूप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखिए विद्युत धारा इससे गया तो ऐसे जाके इधर से जाना चाहिए था, तब तो जाके यहाँ से था। तो यहाँ पर विद्युत धारा क्या हो गया? देखिए ऐसे गया है, तीर लगा है, इधर आया है, आया यहाँ तक आया, लेकिन ये तीर इधर की जानी चाहिए थी, विद्युत धारा इधर की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। इसका मतलब होगा कि I1 और R2 ये तो मैंने लिखा, उसी तरह से I2 और R1 की जो धारा की जो दिशा है वो अलग है। तो अलग के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अलग के लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तब तो हम उसको क्या करेंगे? प्लस लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन का है तो प्लस माइनस मानना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से प्लस माइनस हम लोग मान लेंगे। और इस बंद पास में विद्युत धारा और प्रतिरोध कौन कौन सा है? एगो ई है तो एगो यू है। देखिए ई वाला एक रो में और एक रो में है, ये बंद पास 1 में है हो। तो I1 और R2 भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? I1 और I2 और R2 ले सकते हैं। इसका बीजगणितीय योग मैंने जोड़े नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ दिशा की वजह से माइनस लगा हुआ है, वैसे प्लस ही है ना। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई नंबर को प्लस ऐसे लगा देते हैं -2, तो इसको मंदा लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मान तो माइनस ही होता है लास्ट में। उसी तरह से यहाँ कुछ है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसी बंद पास में उनका कहना था कि इस तरह से ले लिए। अब इसमें कहा कि देखिए ये तो आपने लिया, अब विद्युत वाहक बल को समझाइए। आप हमको विद्युत वाहक बल के रूप में भी समझाइए। तो विद्युत वाहक बल इसमें कौन सा है? संगत विद्युत वाहक बल E1 है ना, तो E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E1 लिखेंगे।
यहाँ तक कोई डाउट? उसी तरह से यहाँ देखिए E2 क्या है, E2, तो विद्युत वाहक बल में E2, तो विद्युत वाहक बल में E2 को प्लस ही लगा सकते हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल की दिशा थोड़ी ना हो जाएगी, वो तब धारा बहती है ना उसके अकॉर्डिंग, यानी धारा की वजह से ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो ये हो गया बंद पास 1 के लिए समीकरण। बंद पास 1 के लिए किरचॉफ के नियम के अनुसार ये समीकरण आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं बंद पास 2 के लिए। किसके लिए चलते हैं? बंद पास 2 के लिए। तो चलिए बंद पास 2 के लिए क्या देखते हैं। तो देखिए बंद पास 2 के लिए I2 और R2 है। देखिए बंद पास में I2 R2 वो भी है, तो लिखिए आप I2 और R2 है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जब देखिए I2 R इधर गया तो ऐसे जा करके देखिए फिर से ऐसे मैंने एक लूप बना ले रहा है, कितना अच्छा देखिए बना रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस तरह से बना रहा है, मैंने सबकी डायरेक्शन एक है कि नहीं है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, है आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ऐसे देखिए तीर गया और यहाँ से ऐसे गया, उसी तरह से ऐसे हुए, वो एक लूप बना दे रहा है। तो लूप बना रहा है यानी एक समान डायरेक्शन है, सब दिशा ठीक ठाक है, तो सिंबल लेंगे प्लस का, तो क्या हो जाएगा I2 और R2 हो गया। उसी तरह से I3 और R3 का ले लेंगे, तो क्या लेंगे I3 और R3 का इस तरह से हम लोग ले लेंगे। और इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, देखिए ध्यान से, इधर तो है ये नहीं, एक ही को ना विद्युत वाहक बल है, तो ये क्या है आपका E2 है। क्या है ये? E2 है। तो ये बंद पास 2 के लिए भी इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि जो आपका I3 और R3 है वो किससे मिलकर बनल है, माने I3 कब बनल है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से I1 आया था, इधर देखिए ध्यान से, ये वाला इसका नाम क्या था, I1 ही तो था, I1 ही तो आ रहा था, तो I1 इधर से आया था और इधर से देखिए I2 भी आया था। क्या आया था? इस पर I2 भी आया था। इधर से I1 आया, इस बिंदु पर I1 भी मिला और I2 मिल करके और ये आगे बढ़ गया। यानी I3 जब बना होगा, ये जो I3 बना होगा, ये I3 कब बना होगा? जब I1 इस बिंदु पर मिला होगा और I2 इसमें मिल करके आगे बढ़ा होगा। यानी I1 और I2 जब मिला होगा तब जाके ये I3 बन के ये रिटर्न हुआ है, नीचे आया है। यानी जहां आपका I3 लिखल है वहां हम I1 और I2 को जोड़ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, I3 कैसे आया होगा, तो I1 और I2 आपस में मिल गई होगी, तब जाके ये I3 बना होगा और इसमें आगे बढ़ा होगा, इस तरह से लूप बनी होगी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जहां I3 लिखल है तो क्या लिखेंगे, I2 R2 प्लस I3 के जगह क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। इसमें मैंने समझाया। और यहाँ पर क्या R3 है, क्या है, R3 है। और ये आपका बंद पास 2 के लिए जो है, ये आपका बंद पास 2 के लिए भी समीकरण तैयार हो गया। और किसके अकॉर्डिंग तैयार हो गया, किरचॉफ के दूसरा नियम के अनुसार ये तैयार हो गया। अब देखिए ये नियम जो है, ये ध्यान से देखिए, ये नियम जो होता है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगर एग्जाम में कभी कभी आता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि का नियम है वो किस नियम पर आधारित है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि ये जो आपका नियम है, ये जो आपका नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये नियम किस पर आधारित है, आवेश मतलब समझते होंगे चार्ज पर आधारित है। और ये नियम किस पर आधारित है, तो देखिए जितना इधर ऊर्जा बन रही है ना, आई आर क्या होता है, वोल्टेज ना, V बराबर आई आर होती है कि नहीं होती है, होती है। आपको तो पता ही है कि V बराबर क्या होती है, आई आर होती है ना, ओम के नियम से V बराबर आई आर ये होती है। तो V बराबर आई आर, देखिए V एगो यहाँ पर 1 और ये V2 ना, विभवांतर, V मतलब क्या होता है, विभवांतर। तो इसको अगर समझना होगा, इसको मैं अगर आगे लिखूँ, यहाँ पर इसी में मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो देखिए ये नियम, इस नियम पर ये नियम किस पर आधारित है, ध्यान से समझिए। तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर आप पढ़े होंगे कि I और R होता है। तो जहाँ जहाँ I1 R1 लिखा है V1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा V1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। उसी तरह से क्या है, I2 R2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर क्या है, E1 प्लस E2। इससे क्या मिला आपको, इससे एक चीज़ मिला ना, यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं चलेगा, यहाँ पर प्लस से लगा दीजिए V1 प्लस V2, लेकिन माइनस विद्युत धारा की वजह से ऐसा लिखा गया। यानी ये विभव होता क्या है, एक प्रकार का विभव, एक प्रकार का ले जाने में, माने चार्ज को ले जाने में काम ही तो है। काम मतलब क्या है, एक प्रकार का एनर्जी जैसा कुछ है ना। विद्युत वाहक बल क्या देता है, एनर्जी ही तो देता है, एनर्जी देता है तो आगे बढ़ता है। इसीलिए इस नियम को हम लोग इस नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर मानते हैं। यानी यह नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या लिखेंगे,
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। यानी ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। संरक्षण मतलब तो आपको कई बार बताए थे कि जब भी संरक्षण बोल देगा, जिस चीज का भी बोल देगा उसका बस बोल दीजिए, न तो वो निर्माण होता है न तो वो नष्ट होता है। उसी तरह से ऊर्जा वाला है तो ऊर्जा न तो नष्ट होगा न तो निर्मित होगा। तो यही आपका हो गया किरचॉफ का नियम। और एक किरचॉफ के नियम से संबंधित अभी तक किरचॉफ के सिर्फ नियम को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। अब किरचॉफ के नियम के जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, जैसे व्हीटस्टोन सेतु, ये भी एग्जाम में आती है, उसको हम लोग अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट आप लोगों को किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।